क्वेश्चन दिया था ना, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कैसे सोचते हैं। M1 था, M2 था, रफ सरफेस था, बताना कांस्टेंट फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कांस्टेंट फोर्स मिनिमम कितना लगाए कि इसको खींच दे। यदि सरफेस स्मूथ होता ना तो टेंडिंग टू जीरो फोर्स लगाते हैं, और टेंडिंग टू जीरो का लिमिट जीरो ही होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टेंडिंग टू जीरो लगाते तो ये kx तो नहीं लगता, तो ये चलने लगता, तो थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन होता, तो ये भी इसको खींच लेता और कोई रोकने वाला नहीं होता। तो हर जगह जहाँ पे फ्रिक्शन हो वहाँ पे ना हो के भी सोचा करो, और जहाँ पे ना हो वहाँ पर जब होने की बात करते हैं तो फ्रिक्शन का चैप्टर हो जाता है। तो ऐसे सोचना चाहिए। कंडीशन ये भी है कि शुरू में ये नेचुरल लेंथ पर है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है। इस क्वेश्चन को भले देखने में कई क्वेश्चन देखने में कठिन लगते हैं, होते आसान है, कई क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं, होते बहुत ज्यादा कठिन है। ये इतना कठिन है कि इससे ज्यादा कठिन आपके एडवांस में आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सब कुछ है। देखो कैसे, और फ्रिक्शन है तो अब पहले तो यही नहीं चलेगा, एक मिनिमम वैल्यू पे पहले तो यही चलना शुरू करेगा। कितने लोग बता सकते हैं कि कितना मिनिमम? वो तो आंसर नहीं, पहले तुम यही बताओ कि कितने मिनिमम पर ये चलना शुरू करेगा। म्यू m2g पर कितने पर? म्यू m2g। लेकिन अगले मोमेंट पर रुक जाएगा। यदि म्यू m2g लगाओगे तो चलना तो शुरू करेगा। वैसे भी म्यू m2g आंसर लिमिटिंग है, नहीं तो आप कह सकते सर म्यू m2g इधर और म्यू m2g इधर, चलेगा कैसे? तो सच ये है कि इसका आंसर है म्यू m2g प्लस h, where h tending to 0, मतलब म्यू m2g प्लस समथिंग, that something how much? tending to 0, not 0 कर दोगे तो तब नहीं चलेगा। लेकिन उस लिमिट की वैल्यू कितनी होती है? म्यू m2g 0 ही लगते हैं। टेंडिंग टू जीरो को क्या रखते हैं प्रैक्टिकली? जीरो। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, जानना चाहिए आपको। जीरो टेंडिंग टू जीरो को कहीं पे भी टेंडिंग टू जीरो को जीरो ही रखते हैं, रख के देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक तो ये है, अगले मोमेंट रुक जाएगा, और ये चल चुका तब तो ये तो नहीं चलेगा, ठीक ठाक। ये कब चलेगा ये बताओ? जब ये स्प्रिंग का फोर्स कितना हो जाएगा तो चलेगा। म्यू m1g होगा तो चलेगा। इसका मतलब आपको इसको इतना दूर खींचना होगा कि स्प्रिंग में इतना एक्सटेंशन हो जाए कि स्प्रिंग का फोर्स म्यू m1g लगने लगे क्रिटिकली, तो m1 चलेगा। बड़ा सिंपल सा है। तो इसका मतलब जो इसको चलाने वाला सोच रहे थे वो आंसर तो नहीं है, काफी ज्यादा फोर्स और कांस्टेंट ही लगाना भी है। तो कैसे सोचना पड़ेगा वो समझने की कोशिश करना है। मैं इतना कांस्टेंट फोर्स कम से कम लगाऊं कि इतना दूर जाए, और दूर जाके भी ये स्प्रिंग के कारण और फ्रिक्शन के कारण रेस्ट में आ जाए, जस्ट वेलोसिटी 0 हो, ताकि इतना एक्सटेंशन हो जाए स्प्रिंग में कि स्प्रिंग इसको खींचने लगे म्यू m1g थोड़ा सा ज्यादा से, ताकि ये फ्रिक्शन से ओवरकम कर ले, फ्रिक्शन को ओवरकम करके इसको चला ले। लेकिन उस समय तब तक ये खिंचा के किसमें आ चुका हो? रेस्ट में, क्योंकि रोकने के लिए कौन तैयार बैठा हुआ है? फ्रिक्शन भी और स्प्रिंग भी। फ्रिक्शन का कांस्टेंट अपोज करेगा, यदि बहुत ज्यादा लगा दे तो फ्रिक्शन का कांस्टेंट उल्टा लगता रहेगा, तब तो चलता ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल फोर्स के नाम पर फ्रिक्शन नहीं है, वेरिएबल फोर्स के नाम पर तो स्प्रिंग है। तो मैं इसको इतना दूर खींचना चाहता हूं
मैं इसको इतना दूर खींचना चाहता हूं कि इतना दूर ये खींचा जाए, ये इतना दूर ये खींचा जाए इतना दूर खींचा के लिए किसमें आ जाए? रेस्ट में। कॉपी लिए लो, कॉपी लेके ऊपर खड़े हो लिखो। अभी भी हंसी रहा है, इसके साथ दिक्कत है। डॉक्टर को दिखाया जाए। ये देखो, तो इतना दूर खींचा जाए वेलोसिटी जरूर। ये जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए? जीरो के मालूम है? इतना फोर्स लगाइए कि खिंचाए, रिटार्ड होके जस्ट जीरो हो जाए, और इतना खिंचा जाए कि ये इसको खींच जस्ट जीरो को वेलोसिटी। यदि उससे ज्यादा लगाते तो फोर्स उससे ज्यादा लगा दे तो और दूर जाता, और दूर जाता तो और ज्यादा एक्सटेंड होता, और ज्यादा एक्सटेंड होता तो ये खींच ही लेता। तो इसमें कठिन पार्ट क्या था? इसमें कठिन पार्ट ये था कि मिनिमम कांस्टेंट फोर्स F के लिए हम क्या कंडीशन सोचे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम तो लगने से रहा। मैक्सिमम मिनिमम बहुत कठिन क्वेश्चन होता है किसी भी साइंस के किसी भी पार्ट में, किसी भी सेक्शन में, किसी भी सब्जेक्ट में। और वो दो तरह के होते हैं, या तो हम पहला वाला अप्लाई करते हैं कि क्या हम सोच पा रहे हैं कि कब होगा, और दूसरा जब पता नहीं चलता है तो हम कैलकुलस लगाते हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। और जब डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं तो हमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलता, कंडीशन मिलता है, वो पॉइंट मिलता है, वो सिचुएशन मिलता है, वो किसी चीज की वैल्यू मिलती है। मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलता है। मैक्सिमम मिनिमा तब कैसे मिलता है? उस वैल्यू को फिर से उठा के उस एक्सप्रेशन में ले जाके रखते हैं। कैलकुलस की थ्योरी है, वैसे पीछे रीजन भी है, वैसे मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पढ़ाया है। एनीवे, तो ये जो मिनिमम के लिए सोचे हैं ना, जो कैलकुलस से नहीं आएगा, आसान नहीं है। यदि इतना सोच ले रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा, अब ये यही पर है, इतना खिंचा गया कि बस अब चलने वाला है। अच्छा हाँ, दो चीज का आंसर सेम आंसर है। मैक्सिमम कितना कांस्टेंट फोर्स लगाए और ये ना चल पाए, और मिनिमम कांस्टेंट फोर्स कितना F लगाए कि इसको चला ले। दोनों का आंसर सेम, और यहीं पे सेम नहीं होता, कहीं भी सेम होता है। कोई चीज कितना हो कि ये हो, मिनिमम कितना हो कि ये हो, और मैक्सिमम कितना हो कि ये ना हो। उल्टा हर जगह ऐसे ही, चाहे ऑप्टिक्स ही क्यों ना हो, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, मिनिमम कितने वेलोसिटी से फेंके कि सीलिंग में लड़ा दे, सीलिंग में इसमें जाके लड़ जाए। मिनिमम कितने से फेंके, और मैक्सिमम कितने स्पीड तक ये नहीं लड़ेगा। दोनों का आंसर सेम, क्योंकि दोनों में ही वहां पे जाते जाते भी जीरो ही करना है, जस्ट दोनों में। तो करते हैं, मेरे लिए ये इनिशियल है और मेरे लिए ये फाइनल है। इसको करने के जानते हो तीन तरीका है, बताता हूं कौन। किताबों में तीनों तरीका दिए नहीं जाते हैं, और ना ही टीचर्स सारे तरीके बताते हैं। कहीं कोई भी यूट्यूब पर उठा के देख लेना, ध्यान से सुनो। एक तो मेरे पास एंडलेम है, उससे मैं कर सकता हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करके। दूसरा है वर्क एनर्जी थ्योरम, और तीसरा है एनर्जी बैलेंस। तीन तरीका मेरे पास है, कौन सा पसंद करोगे? अच्छा, तीनों ही बताऊंगा, क्योंकि साइंस तो यही है। साइंस ये नहीं है कि किसी तरीके से आईटी में घुस जाए। तो तीनों ही बता देता हूँ। एनर्जी बैलेंस पहले कर देता हूँ ना, जो अच्छा आप कहेंगे सर एग्जाम में कौन सा, क्योंकि एग्जाम में अच्छा एग्जाम में तीनों तरह से करके देखोगे, देखते हैं कैसे तीनों से आता है कि नहीं आता है। तो यदि आप मेरे से पूछे एग्जाम में कौन सा करेंगे, तो वो है एनर्जी बैलेंस ज्यादा अच्छा है। करें, करते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये फ्रिक्शन है, नॉट फाइनल। फ्रिक्शन इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी प्लस इनिशियल टू फाइनल लपेट के पूरा इज इक्वल टू फाइनल ना। इनिशियल प्लस लपेट के फाइनल, पूरा मिला के जोड़ घटा के कुल बराबर फाइनल ले दे के लॉस गेन। यही क्वेश्चन याद है? यस सर। और यही जब नहीं होता है तो कंजर्वेशन कहते हैं। अच्छा यहाँ कंजर्वेशन तो नहीं है ना? ये है, कैसे पता चला? फ्रिक्शन है तो कंजर्वेशन नहीं है, वही नहीं रहता है तो होता है। चलिए, अच्छा सही में फ्रिक्शन नहीं होता, फोर्स लगाते तो सही में कंजर्वेशन होता। अच्छा ये एक और छूट गया क्या यार, ये वाला, तो तब फिर नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो भी कंजर्वेशन नहीं होता, तो गलती हो गई। और आगे बढ़ते हैं फिर से, ये रहा। आप लोग बताए नहीं, इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, सीख नहीं पा रहे ठीक से। ये तुम लोगों को बोलना था कि सर बोला भी तो करिए। फ्रिक्शन का वर्क डन, मेरे द्वारा वर्क डन, सारे वर्क डन किसका किसका यहाँ होता है पता है? उन सारे का वर्क डन होता है जिसका पोटेंशियल जब नहीं लेते हैं। अच्छा स्प्रिंग का यहाँ वर्क डन लिख सकते थे कि नहीं? लिख सकते थे, पर पोटेंशियल ही नहीं लेना पड़ेगा। कोई याद है कि मैं आप लोग बचा था कंफ्यूजन से, कहा था कोई एक ही लेना। यदि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हो तो क्या नहीं ले नहीं लोगे वर्क डन, रिवॉल्वर लोगे तो पोटेंशियल कोई एक ही ना लोगे। कई बार बच्चे क्यों मैं ऐसे सोच के आप लोगों को याद दिलाया हूँ, बाकी कोई याद नहीं दिलाता है और कहता है कि बड़ा कंफ्यूजन है, कोई एक ही से करो, यही सिखाते हैं सब। तो उसकी जगह मैं सोचा कि क्या बताया जाए बच्चों को कि बच्चे एकदम बढ़िया हो जाए। तो MGH वाला, फिर कहते सर MG का वर्क डन ले लिए, तो ले लो MG का वर्क डन, मत लेना MGH, तब तो कम से कम पोटेंशियल ही मत लेना। यही करोगे ना, दोनों एक ही बात है, तो इसका याद रखना। क्लियर? अब तुम लोग कमेंट करोगे, बैठो बैठो। हालांकि कुछ बोलना मत, नहीं तो जो बोलेगा उसको खड़ा करने वाला। शांति से बैठ जाओ, सुनो। चश्मा बात नहीं, एक बड़ा काम मारने ऐसे। चलो देखो तो आप इसका मतलब आप लोग याद दिलाए नहीं कि सर ये वाला छूट रहा है, बताना चाहिए था। चलिए फिर लिखता हूँ, सभी लोग बताएंगे कि ना याद है। अच्छा इसमें इनिशियल फाइनल, अच्छा ये वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दिस वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और इनिशियल फाइनल है, जब ये यहाँ पे है तो इनिशियल है, यहाँ पे तो फाइनल है। यहाँ भी वेलोसिटी जीरो ही है। जरूर क्या हुआ होगा, वेलोसिटी I होगी, एक्सेलरेट हुआ होगा, वेलोसिटी I होगी, फिर रिटार्ड हुआ होगा, वेलोसिटी जीरो। चलिए बताइए क्या लिखूं यहाँ पर, बताइए। स्प्रिंग का है। अच्छा ग्रेविटेशनल नहीं लिखना है ना? अच्छा कठिन क्वेश्चन बनाना होता तो क्या कर देता? इंक्लाइंड प्लेन पर। हमको नहीं लगता है किसी किताब में है, लेकिन दिया जा सकता है। उसमें क्या ग्रेविटी वाला दिया जाएगा, एक और एक्सप्रेशन चलाएगा। तो चलिए बताइए स्प्रिंग वाला है ना ये, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल कितना है बताइए? हाँ जीरो, नेचुरल लेंथ पर शुरू में। अच्छा काइनेटिक एनर्जी बताइए, जीरो, सही है। अच्छा फ्रिक्शन यहाँ से यहाँ, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? अच्छा ये चलना नहीं है, ध्यान रखना, जस्ट चलने की बात करनी है, चलना नहीं है कहीं ये, बस वो चल देगा। तो जब चल देगा तो बात खत्म हो चुकी होगा, हमारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो फोर्स किधर लग रहा था? उधर नहीं, इधर उधर। तो फोर्स किधर लग रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स तो गया उधर है, और कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स है। कैसा? कांस्टेंट। तो तब तो ज्यादा इंटीग्रेशन और नाटक करने की जरूरत है नहीं। तो बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ। माइनस म्यू इनटू जी। क्या ये समझ में आ रहा है?
हाँ, ये वाला बताइए, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। हाँ, फोर्स लग रहा था, कांस्टेंट था, है उधर ही लग रहा था, उधर ही गया है, कांस्टेंट फोर्स है। कौन बताइए, कोई इंटीग्रेशन प्लेस ना। अच्छा, इधर वाला हो गया। पोटेंशियल स्प्रिंग को बताइए। हाँ, kx स्क्वायर, समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी होता है जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि F निकालना ना, F ही निकालना है ना, तो आपको क्या लगता है यहाँ से F निकल जाएगा? सारा चीज जो दिया है वो तो है, लेकिन एक नाटक किस बात का है? F तो है ही, F तो निकालना ही है। इसका मतलब इतने से कहाँ नहीं चलेगा। ब्रह्मास्त्र याद है आपको? कठिन से कठिन क्वेश्चन में दो ही ब्रह्मास्त्र है, एक बराबर में बैलेंस है चलना दोनों के लिए, तो करें? चलिए देखते हैं। बताइए इस पे कितना x एक्सटेंशन है ना, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है? k x एक्सटेंशन है यार, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है? और इधर कितना लगने लगा होगा? बैलेंस, जस्ट बैलेंस। ये जस्ट बैलेंस समझ रहे हैं क्या आप? पहले सर जस्ट बैलेंस है, जितना इधर है स्प्रिंग का जितना इधर उतना ही इधर है, तो आप तो कहते चलने के लिए, तो चलेगा कैसे? तो क्या कहूँगा ऐसा है ना कि जो केस बराबर ये कर रहे हो ना, वो बराबर नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है, और थोड़े से ज्यादा को भी बराबर ही कहते हैं। कैसी इसे लिमिटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? जरूरत पड़ता है तो कर देते हैं बराबर ही है, और जरूरत पड़ता है तो वो चला भी लेते हैं, जरूरत पड़ता है तो थोड़ा कम भी रख लेते हैं, और लिमिट में बराबर ही, तीनों के लिए बराबर। केस थोड़ा ज्यादा है तब भी बराबर ही है, बराबर है तब भी बराबर ही है, और केस थोड़ा कम है तब भी बराबर ही है। इस तरह की बात साइंस में भरा हुआ है, लिमिटिंग लेवल पे, लिमिट है। ध्यान रखना, हम कह रहे हैं कि चला क्या, ऐसे सोचो ना अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूँ kx म्यू m1g से kx थोड़ा ज्यादा है, तो ये और इस थोड़ा मतलब इतना ज्यादा करे कि बस चल दे, म्यू m1g से थोड़ा ज्यादा पे चल जाएगा, तो थोड़ा ज्यादा दैट थोड़ा डिफाइन नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ थोड़ा ज्यादा मतलब 0.00000000000 ऐसे हजार जीरो के बाद मन लगा लो, तो ज्यादा हो गया ना। इसको प्रैक्टिकली बराबर कहते हैं, ऐसे सोचोगे तो अच्छा लगेगा। तो करें तब बताइए, इधर कितना, यहाँ पे कितना, ये समझ में आया? लोग ऐसे क्या कहते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो लिमिटिंग के लिए इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल क्या, ग्रेटर देन, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल में भी दिक्कत आ जाएगी। ग्रेटर देन तो तब भी जब थोड़ा सा ज्यादा, तो फिर ये दिक्कत है। ज्यादा अच्छा है कि यही लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो बताओ यहाँ से x हटा लोगे कि नहीं? बताओ x की वैल्यू कितनी? m1g/k। कहाँ रखोगे? रखो, आंसर आ गया, निकालो और देखो कि कितना बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों का मास इक्वल दे देते, यदि दोनों का मास हम इक्वल दे देते तो ये आसान होता, और डिजिट सब दे देते तो नंबर आ जाता और आसान होता ऑप्शन में।
मतलब डिजिट में होता है। तो चीजें किस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाई जाती हैं, किस तरीके से चीजें सिंबल से डिजिट में आ जाती होगी, नया नहीं होता होगा, सिंबल में आए हुए रिजल्ट में वैल्यू दे दिया जाता होगा। कदम म्यू 0.2 है, मास 2 kg है, और क्या के की वैल्यू है 400 न्यूटन पर मीटर। बताइए कितना फोर्स लगाने कांस्टेंट की चला गया उसको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, डिजिट में आएगा आंसर। कर लिए, हो गया? क्या x की वैल्यू रख पाए आप लोग? x की वैल्यू कितनी है? m1g/k। इसको यहाँ रखिए और इसको यहाँ भी रखिए और f निकाल। एक कैंसिल हो गया क्या? कैंसिल हो गया तो बढ़िया है यार, केवल x यही रख लो और इसको इधर लेके चले जाओ। f आ गया ना? यस सर। एक तो x कैंसिल हो गया था यार, एक तो x कैंसिल हो गया था, इसको आर स्क्वायर नहीं करना है। एक तो x कैंसिल कर लिए और f फटाक से चला आया। और ये एडवांस का हाईएस्ट लेवल है, ऐसे सोचो एडवांस का मतलब ये नहीं था कि 2 पेज करने में कोई चीज आती है। एडवांस ये नहीं होता कि 2 पेज करेंगे तो उसका मतलब एडवांस होता है। एडवांस का मतलब इतना होता है कि आप चीजें इतना सोच पा रहे हैं, लिखना तो एक या 2 लाइन होता है, ये है। और बताया था कि रोडो के सबसे कठिन क्वेश्चन से ये है ना। तो अब बताइए दूसरा तरीका, सभी लोग एक लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, सभी लोग, ये तो एनर्जी बैलेंस वाला था, सभी लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से करें। ये हमें मालूम नहीं है, ये हमें मालूम नहीं है। हाँ चलिए, आपके पास 1 मिनट टाइम है वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए। यूनिवर्सल लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी बैलेंस और वर्क एनर्जी थ्योरम तीनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं, एग्जैक्ट सेम है। ये अलग बात है कि लॉसेस जनरली नहीं होता, तो जनरली एनर्जी कंजर्वेशन होता है। लॉसेस और गेन नहीं होते जनरली, तो जनरली एनर्जी कंजर्वेशन होता है। टोटल तो लोग करो जल्दी से, ये देखो कितना छोटा सा लॉ है, ये देखो फार्मूला देखो कितना छोटा सा है। टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और जहां देखो वही वैलिड है। क्वांटम में ये सब न जाए तो करना क्या मालूम है, देखो तो करिए, लिखिए। यस सर। सिस्टम देखो क्या मानना, वो देखो सिस्टम केवल m2 मान रहा हूं, m2, और m2 का यहां से यहां जाना और इसका नहीं हिलना, और चलने के लिए कंडीशन बदलने वाला नहीं है, चलने के लिए तो जरूरी है। ये वाला थोड़ी बदलेगा यार, ये तो भाई चलाने के लिए अगर kx इसको ओवरकम करेगा तो चल देगा, ठीक है। तो चलिए लिखता हूं, टोटल का मतलब है वर्क डन बाई F प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी is equal to k final minus k initial। कौन फोर्स कर रहा था? 5 ठो।
8 फोर्स, 2 फोर्स, फ्रिक्शनल 3 फोर्स, mg 4 फोर्स, नॉर्मल 5 फोर्स। 5 फोर्स लगा था। हालांकि हम 2 छोड़ भी सकते थे। कौन कौन सा? mg और नॉर्मल छोड़ देते हो तो दिख रहा था परपेंडिकुलर, छोड़ देते हैं। लेकिन लिखने में तो लिख ही देना चाहिए क्योंकि टोटल है ना, इसलिए सारा फोर्स यूनिवर्सल लॉ है तो लिखता हूं। चलिए, कांस्टेंट फोर्स है ना ये, और सिचुएशन यही है। अच्छा, ये सब तो सोचना ही पड़ेगा, कितना फोर्स लगा है कि इतना खींचा है कि एक्सेलरेट होके वेलोसिटी होके रिटार्ड होके जीरो हो जाए तो वो खींचा जाए। इतना तो सोचना पड़ेगा। इतना नहीं सोचेंगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हाँ, कांस्टेंट फोर्स ये इंपॉर्टेंट है। तो बताइए वर्क डन बाय एफ क्या लिखूं? बताइए Fx। चलिए, स्प्रिंग वाला बताइए। स्प्रिंग वाला लग किधर रहा था? जा किधर रहा था? तो कैसा स्प्रिंग वाला फोर्स? क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ये माइनस क्यों है? सर वहां पे माइनस नहीं है, सर वो लास्ट वाला जो था सर, जो एनर्जी बैलेंस किया था सर, वहां पे नेगेटिव इसको नहीं लिया था। तो यही तो अंतर है ना, जहां पे जिस फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी होता है ये हमेशा इसी तरह का डिफाइंड है कि वर्क डन उसका नेगेटिव होता है तो हम लोग स्टोर मान के पॉजिटिव पोटेंशियल करते हैं। याद है? इनका कहना है कि सर उसमें तो पोटेंशियल प्लस लिए थे, तो इसी तरह का है ये आपके डिफाइन से स्टोर है, हमेशा उल्टा मिलेगा। mg देख लो, ऐसे ऊपर करेंगे तो पोटेंशियल जी बढ़ा लेते हैं, अब वर्क माइनस होता है, हर जगह होगा। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं बोला था, अब वर्क के लिए तो माइनस ही सोचोगे ना, अब पोटेंशियल जी हाफ के x² होता है, फार्मूला है। अच्छा हाँ, फ्रिक्शन वाला बताइए। अरे ये वाला फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शन इधर लग रहा था ना, अगर उधर है ना, माइनस म्यू m2, ये तो फोर्स है ना, नॉर्मल का वर्क बताइए। जीरो नॉर्मल का, नॉर्मल इधर और गया इधर। mg का बताइए। क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या सर? काइनेटिक एनर्जी फाइनल बताइए, इनिशियल बताइए। करके देखो, वही आ रहा है कुछ हो रहा है? इससे ये ध्यान दो कि दोनों अलग अलग है ही नहीं, एक ही बात है। अलग अलग है ही तो कहां से आना जाएगा? तीसरा तरीका माना कि वर्क एनर्जी पावर पढ़े ही नहीं। अच्छा, इन दोनों में तो वर्क एनर्जी पावर पढ़ना जरूरी था। ये जो दो बताए हैं तरीका, इसमें तो जरूरी था। जो इनिशियल टू फाइनल और वर्क डन टोटल और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो यूनिवर्सल लॉ है, सब बात कर रहा था। माना कि चैप्टर ही नहीं पढ़े, एनएलएम तक पढ़े, फ्रिक्शन तक, सॉरी एनएलएम वैसे फ्रिक्शन भी एनएलएम, तो नहीं हो पाएगा क्या? ये कैसे करें बताइए? आप लोगों के पास 1 मिनट टाइम है, फटाक से करिए। और आए ना, सोचो, कुछ लिखो, सोचो कुछ लिखो, हाथ पांव चलाओ, कुछ करो, नहीं तो उससे अच्छा बल्कि नहीं आते। कई बार बोला, सोचो, कुछ चलाओ, हाथ पांव, कुछ उसी में देखो क्या है, कैसे क्या करें। हो सकता है तुम एक शब्द, एक लेटर तुम ना लिख पाओ तो भी, लेकिन तुम सोचो, इधर उधर फुटफाट, इधर उधर बात मत करो, सोचो। ये जो मैं तुम लोग इंस्टाग्राम वाला बताया था, वो इसीलिए बताया कि सोचो केवल, है ना, टाइम दो, सोचो उस पे। ट्रेनिंग इसे ही कहते हैं ना यार, ट्रेनिंग है ही तुम्हारी। बड़ा बड़ा सोचते हो कि ये हो रहा है तो जो बड़ा कोई चीज सोचने से थोड़ी होगा, ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए, कुछ करते तो हो नहीं।
सेकेंड और सोचो। तीसरा तरीका होने जा रहा है। अच्छा, सही में देखो तो जैसे कहते हैं कि एनएलएम आपको बड़ा अच्छा लगा, आसान थोड़ा ना, हालांकि मैं कठिन भी पढ़ाया हूँ, बहुत कठिन कर गया था, लेकिन अनलिमिटेड था। इतना वेरिएशन है एनएलएम में कि 10 साल पढ़ाऊंगा आपको लगे कि नया नया आता जा रहा है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, एनएलएम है ये एनएलएम है, माना कि वर्ग अंग्रेजी पढ़ नहीं पड़े, तो चलो देखते हैं करने क्या कुछ ये कोई ये कुछ वहाँ पे जाके सर बैलेंस करेंगे पहले वो तो अंतिम है ना सर फ्री बॉडी डायग्राम तो वो तो पहले से सर से वहाँ पे v.dv/dx कर देंगे। चलो मैं बताता हूँ। जब एनएलएम को डील करके, ध्यान सुनो, एनएलएम से हम लोग एनएलएम होते हुए भी उसमें कठिन क्यों है वो रीजन सुनो, नहीं तो घबरा जाएगा। एनएलएम में देखे होगे कि हम लोग एनएलएम से एक्सप्रेशन निकाल के ये भी निकालते हैं, कितने टाइम बाद वो लड़ जाएगा तो वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा, देखे हैं? तो वो कठिन होने लगता है क्योंकि केवल एनएलएम से ए निकाल के फिर आगे बात होती है, कितने टाइम बाद लड़ेगा। 9वीं क्लास में क्वेश्चन लगने लगता है, वेरिएबल एक्सप्रेशन होता है, फंडामेंटल भी लगने लगता है, बड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ भी वही दिक्कत वाला है। तो इसका मतलब जनरल ए निकाल के फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ताकि ये खिंचा जाए, ये या इतना करना पड़ेगा। तो एनएलएम कितना तक लिमिट था हम लोगों का, किसी जनरल वैल्यू पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एक्स वाई एक्सिस बढ़िया वाला मानो, फोर्स को रिजॉल्व करो, एक बराबर ए में लिखो दोनों एक्सिस के लॉन्ग, और ए मिल जाएगा। याद आ रहा है? चलो देखते हैं। पहले तो ये देखो, सभी लोग पहले ये देखे ध्यान से, क्यों कठिन है ये वाला, ये देखिए। mg n kx mu m2g f, कोई दिक्कत आप लोगों को? लेकिन जनरल है, ये बोल रहा था अंतिम में वो करना है, अंतिम में नहीं करना है, कभी होगा ही नहीं, अंतिम में करना ही होगा ही नहीं। तो किस तरीके से एनएलएम होते हुए भी एनएलएम का कोई क्वेश्चन कठिन हो जाता है जब कोई चीज यहाँ से वहां तक की बात होती है। एडून मशीन में नीचे जाने की बात होती है, ये उछल जाने की बात होती है। तो एनएलएम केवल एनएलएम पे रुक जाने से थोड़ी हो जाएगा। एनएलएम तो बस इतना ही है कि किसी मोमेंट पर फ्री बॉडी डायग्राम बना के ये निकाल ही हो गए, तो उतने तक नहीं है। फिलहाल तो करूंगा, वो भी करेंगे वो भी, लेकिन जब इनिशियल टू फाइनल कुछ मोशन हो, कुछ कंडीशन हो, इसके चलाने की बात हो, तो केवल उतने ही क्वेश्चन से तो काम नहीं होगा। तो ऐसे सोचोगे तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं आएगा। तो क्या सीखे? जनरल लिखना है, क्या लिखना? तो लिखो जनरल। ये वाला बैलेंस कोई दिक्कत आप लोगों को? ये वाला छोड़ देता हूँ मैं, इधर लिखता हूँ, एक बराबर एक में। आप लिख सकते हैं बराबर एक, लिखिए सभी लोग लिखिए, एक बराबर एक में लिखिए, मेरे साथ साथ लिख दो। चलो एक बराबर एक ए लिखो। अच्छा, इसका सॉल्यूशन आ चुका है 2 तरीके से, फिर कर रहे हैं इसी। एक बराबर लिखे, मैं लिख देता हूं, उधर प्लस माना, उधर एक्सप्रेशन भी माना, इधर देख लो। हालांकि सच क्या है वो भी बता दो, किस तरह का वेरिएशन है, ध्यान से सुनो। पहले सही में इधर ही एक्सप्रेशन है, एक मोमेंट ऐसा आएगा, इधर है, एक मोमेंट ऐसा है कि 0 एक्सेशन है, और अगले ही मोमेंट पे इधर एक्सेशन है, रिटार्डेशन है। तो जब नेट फोर्स 0 हुआ होगा, एक्सेशन 0 हुआ होगा, तब तक क्या गेन कर चुका होगा, तो रुकेगा नहीं, जाता रहेगा।
तब तक एक्सेशन किधर हो गया होगा? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब समझ में आया क्यों रुका है? डीजे लगाया है जाके ए माइनस म्यू m2g माइनस के बराबर a a। आपको नहीं लगता केवल न्यूटन लॉ का क्वेश्चन लगा है? बोलो, आप लोगों को नहीं लग रहा है कि केवल न्यूटन लॉ का मोशन एक बराबर a में लगाया हो? तो a बराबर कितना होता है जल्दी से? सर आगे m2a कोई दिक्कत आप लोगों को? क्या तुम्हें क्या लगता है ये 9वीं क्लास का तीन क्वेश्चन लगेगा? हैं? क्यों? ए वेरिएबल और वो तीनों कब लगता है? बड़ा पॉइंट। कम से कम ये तो अच्छा, कितना भी सिखा लेता हूँ बच्चे गलती करते रहते हैं, वेरिएबल आता लगाते रहते हैं। तो कैसे मालूम चला कि वेरिएबल है? ए के अंदर ये कांस्टेंट है, 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 ये थोड़ी कांस्टेंट है यार। तो ऐसे ही पता करते हैं कि कांस्टेंट है कि नहीं है। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है और वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन नहीं लगेगा, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं लगेगा। क्या करना होगा? फंडामेंटल से शुरू करेंगे। और आपको याद है पूरे फिजिक्स की बात करते हुए मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जब आपके पास रिलेशन हो तो डील करने का तरीका दो ही होता है। पहला कौन सा वाला डील करते हैं? डिफरेंशिएशन। कौन सा वाला? डिफरेंशिएशन। काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा इंटीग्रेशन नहीं बोला ना, डेफिनेशन रखते हैं। ठीक है, तो सोचे कैसे सोचते हैं डिफरेंशिएशन? याद दिला देता हूँ। रिलेशन मेरे सामने है और किसी भी रिलेशन को डील करने का खोपड़े में बैठा लो। रिलेशन क्वेश्चन में दिया हो तो और चाहे अपने से निकालने हो तो, दोनों केस में। क्वेश्चन में दिया हो तो और चाहे अपने से कुछ करके निकाले हो तो रिलेशन होता है, उसका डील करने का एक तरीका होता है। तो सोचता हूं d this quantity by d variable quantity, तो dA by dx। यहाँ पे t होता तो कैसे सोचता? अच्छा, यहाँ पे v और x होता तो कैसे सोचता? dv by dx। भाई जो है वैसे ना सोचोगे। यहाँ पे मान लो चार्ज है और यहाँ पे करंट है तो d चार्ज dq by di। समझ में आ रहा है क्या? ये तरीका है। तो मेरे सामने ये तो dA by dx क्या देता है? कुछ नहीं। कैसे? ये वाला नहीं और यही पहले चेक करना है ना? अच्छा, ये वाला पहले क्यों चेक करते हैं? क्यों आ गया? डायरेक्ट से डिफरेंशिएट करना से क्यों करते हैं? वही मैं पूछ रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हम लोग डिफरेंशिएशन वाला क्यों सोचते हैं कि किसी चीज को डील करने के लिए? अच्छा, एक और चीज है, ये एक्सेलरेट पहले तो ये जान लो, इनका कहना है कि हम लोग डिफरेंशिएट ही क्यों करते हैं। तो पहले तो ये जानो कि कोई कहे a एज ए फंक्शन ऑफ x तो तब तो कुछ मत करना, यही आंसर है। ठीक है, फर्दर कुछ और पूछे तो क्या करोगे? यही रहने दें ऐसे ही। जब तक फर्दर में जैसे उसकी वेलोसिटी पूछेगा, हाँ तो कुछ करोगे ना? तो क्या करोगे बता? डेफिनेशन करके। हाँ, डेफिनेशन तो वही तो सिखा रहा हूँ अभी। आप बताएं डिफरेंशिएट पहले करेंगे। वही तो मैं पूछा था कि डिफरेंशिएट पहले क्यों करें। इसका रीजन है डिफरेंशिएट हर जगह पहले क्यों सोचेंगे, क्योंकि ज्यादातर 90% से ज्यादा क्वांटिटीज रेट ऑफ चेंज से डिफाइंड है। तो शायद वही वाला कुछ मिलेगा तो पहले दिख जाए कम से कम। रीजन समझ में आया? बताया? भूल गए हो? तो ज्यादातर क्वांटिटीज कैसे डिफाइन है? रेट ऑफ चेंज से, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो पहले वो दिख जाए, जब ना दिखे तो टीचर्स दूसरे तो इंटीग्रेशन कहते हैं, लेकिन हम
10 साल बाद पर 10 साल तक सर्वे करते रहे। 10 साल में हमको पता चला कि बच्चे, मैं भी वैसे बोलता रहा इंटीग्रेशन फटाक से अपना लिख के कर देता था, तो बच्चों की शिकायत ये रहती रही कि सर आप ये dt लिख के कर देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता ये dt कब लिखना है कब नहीं लिखना है। ये dt वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन सब टीचर यही करते भी हैं, देख लीजिएगा। तो मैं ये सोचा अच्छा बहुत सारी चीजों में आप कितना करेंगे, ए dt अलग से याद रखें, i dt अलग से याद रखें, पावर dt अलग से याद रखें, e डॉट ds अलग से याद रखें, प्लस माइनस ऐसे। मैं कहा कि ये थोड़ा गड़बड़ है यार, बच्चों को पता नहीं चलता है, करें क्या आप पढ़ाते हैं समझ में आता है, घर में पता नहीं चलता क्या करें। तो मैं उनको कहा कि भाई देखो अब दो ही चीज होता है, वहीं से लेके आया हूँ, और इंटीग्रेशन मत सोचना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या देगा क्या नहीं देगा, करने के लिए करेगा। इंटीग्रेशन भाई तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगा, या तो डिफरेंशिएशन या तो इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन तो थोड़ा ठीक है क्योंकि डेफिनेशन अक्सर होता है, इंटीग्रेशन वाला इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अक्सर वो डिफाइन नहीं है वैसे, तो बच्चों को पता नहीं चलता है। तो मैं कहा कि इंटीग्रेशन भूल लो, अब उसकी जगह डेफिनेशन रखने की बात करें। तब से मैं बोलता रहा हूं कि इंटीग्रेशन मत बोलना, तो करें डिफरेंशिएशन से कुछ मिला नहीं, तो डेफिनेशन रखना है यहाँ पे। तो बताओ एक्सेलरेशन में दो ऑप्शन होता है, क्या क्या dv by dt और dv by dx होता है, तो कौन सा वाला रखें, v dv by dx। ये तो केवल एक ही जगह लिखा, बाकी तो जो है वो तो वैसे ही लिखूंगा ना यार। सही है। अब dx जो नीचे उसको उठा के उधर लेके जाओ, अब फिर क्या करो, और घबराओ मत, इतने लंबे एक्सप्रेशन से घबराओ मत, बहुत आसान है ये। जब ये चली गई दूरी x माना गया है, जनरल x, शुरू में कितनी दूरी चली गई थी, तो वेलोसिटी कितनी थी, और जब फाइनली जस्ट चलाने की बात हो रही है तो इसको x मान लें और इसको वेलोसिटी 0 मान लें, 0 to 0। इंटरेस्टिंग, ये देखो 0 to 0, ये अलग कहानी, नया इंटीग्रेशन देखने को मिला है। तो यहाँ 0 to x और बाकी ये as it is रहेगा और वही रिजल्ट आएगा जो आया। करके देख, एक काम करो ना, करके देख ही लो, करके देख लो। इसको 0 to 0 लिखो, इसको 0 to 0 लिखो, और इसको 0 to x लिखो, और देखो कि वही आता है कि नहीं। करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और ये अच्छा लगेगा कि बिना वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी बैलेंस और एनर्जी कंजर्वेशन के बिना हो रहा है। बंद तो नहीं हो गया था ना? करके देखो वही आता है कि नहीं, करो करके देखो। लिमिट क्या रखना पता है ना, 0 to 0 and 0 to x जनरल। जब आप ये रखें तो इसका मतलब ये है कि जस्ट लिंकिंग केस में 0 होते हुए अब ये खिंचाने की बात हो रही है। इतना तो सोचना पड़ेगा, इतना तो एनालिसिस में भी सोचना होगा। और क्यों वेलोसिटी आके 0 हो गई, 0 to 0 क्यों हुआ समझ में आया? फिर से सुनो कि 0 to 0 क्यों हुआ, थोड़ा सरप्राइजिंग है। पहले f के x से और म्यू m2g से ज्यादा था तो एक्सेलरेट हुआ। सभी लोग फिर से सुन ले कि 0 to 0 कैसे हो गया। इधर वाला फोर्स किससे ज्यादा था,
म्यू m2g और kx से ज्यादा था तो एक्सेलरेट होने लगा। एक्सेलरेट होने लगा, वेलोसिटी आने लगी, चलने लगा तो kx बढ़ने लगा और एक बढ़ नहीं रहा था, म्यू m2g बढ़ नहीं रहा था, लेकिन क्या बढ़ रहा था? kx। खोपड़े में बैठा हो, एक समय ऐसा आया कि बढ़ के इन दोनों फोर्स इसके बराबर हो गए। उस समय नेट फोर्स क्या हो गया होगा? 0। और एक्सेलरेशन क्या हो गया होगा? 0। तब तक क्या गेन हो चुका होगा? वेलोसिटी। और रुकेगा नहीं। तो अब और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओगे तो एक ही था, म्यू m2g ही था और kx बढ़ चुका था, आगे बढ़ गया तो kx बढ़ गया था। अब नेट फोर्स किधर हो गया होगा? इधर हो गया होगा। समझ में आ रहा है क्या? एक बार मैं बढ़ा के kx बढ़ा के म्यू m2g तो इधर लग ही रहा था और kx इधर लग ही रहा था, लेकिन kx वेरिएबल था। kx बढ़ा के kx प्लस म्यू m2g किसके बराबर कर दिया था? f के। तब तक क्या गेन कर चुका था? तो रुकेगा कि और आगे जाएगा? फिर भी f कांस्टेंट था, म्यू m2g कांस्टेंट था, लेकिन कौन सा बढ़ गया था? अब नेट फोर्स किधर? अभी ज्यादा हो गया होना, तो नेट फोर्स इधर, लेकिन नेट फोर्स इधर का मतलब ये नहीं है कि उधर चलने लगेगा। कोई फोर्स से चलता है, कोई एक्सेलरेशन से चलता है, कोई टाइम से चलता है, कोई पोजीशन से चलता है, वेलोसिटी से चलता है। किससे चलता है? वेलोसिटी किधर थी? एक्सेलरेशन किधर था? इसे रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और अब रुकेगा तो अब समझ में आया कि एक्सेलरेट होके वेलोसिटी गेन करके रिटार्ड होके 0 कैसे हो गया? समझ में आ गया? हाँ, तो ये आइए आप करके देखिए, वही आगे कुछ हो रहा है, वही आगे कुछ हो रहा है, करके देखो। इसको इंटीग्रेट करो, बड़ा आसान है। यहाँ पे कांस्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है पर x dx हो गया और x/2 होगा। करके देखो, वही आता है कुछ और और लेफ्ट में तो 0 हो गया होगा, लेफ्ट वाले में तो 0 दिख रहा होगा। वैसे यदि आप ये जानना चाहते हैं ना, एक और जनरल चीज जानना चाहोगे देखो, जनरल एक्स पे जनरल वेलोसिटी कैसे निकलेगा मालूम है? 0 पे 0, x पे v, और हो गया जनरल v एज अ फंक्शन ऑफ x। फिलहाल 0 मतलब निकालने के लिए 0 था। किस तरीके से जनरल भी आ गया और स्पेशल 0 भी था, दोनों देखो एक साथ। चलिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन हो गया, इससे ज्यादा क्या करूं। क्वेश्चन लिखे तो फिर से लौट के पावर पे आते हैं। तो मैं होम असाइनमेंट दिया था, इसलिए बता दिया, अभी तो पावर ही चल रहा था। If constant power P is acting on a body of mass m, if constant power P is acting on a body of mass m in rest, if constant power P is acting on a body of mass m in rest, ये started from rest,
चलो सेंस इन रेस्ट ना शुरू में मानेगा, हमेशा रेस्ट में नहीं है ना। देन वैसे भी क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि हमेशा रेस्ट में नहीं है। देन डिस्प्लेसमेंट proportional to time as depends on time as, then या proportional दोनों एक ही बात है। then displacement proportional to time as, देखिए जरा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन। आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत इससे हम लोग पहले इसका आंसर आ जाएगा। इसको मैं 50 क्वेश्चन डिपेंडेंसी इस तरह की बात हो सकती है, तो जल्दी से करिए, आपके पास 1 मिनट टाइम है। ये ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। वर्क एनर्जी पावर में, स्पेशली पावर में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन में से है, इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन मान सकते हैं। आंसर तो नहीं है। 15 सेकेंड और। चलो देखो, ध्यान से सुनना, तो फिर से चलो इधर देखो, पावर एफ बी ठीक लिखा होगा देखो, और डॉट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं मान के चलो सिंपलीफाइड फॉर्म है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही वेलोसिटी है और पावर है, तो ठीक है। कई बार हम लोग सिंपलीफाइड फॉर्म लिखते हैं, हालांकि आप कहेंगे तो मैं डॉट लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये पॉइंट है कि सिंपलीफाइड फॉर्म में हमें 1D पैरेलल मान के मैं लिख दिया, तो कृपया इस पे न जाए कि सर डॉट होता है तो डॉट क्यों नहीं लिखे हैं। मैं तो कहता हूँ कि एक और भी एक ही तरफ हो तो डॉट लोगे तो भी वही बात है। ये सिंपलीफाइड फॉर्म है, एक पॉइंट 1D मोशन की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसे करके और अलग फोर्स टाइप लगा के नहीं। दूसरा कहा गया पावर कांस्टेंट है और F ma के बराबर ही होता है। दूसरा एक तो ये पॉइंट हुआ जो हम देखना है, एक ही जगह, अच्छा हमारे पास रिलेशन है जिसमें पावर कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, a के बारे में पता नहीं है, b के, दोनों वेरिएबल, तो रिलेशन a और b का है। तो a b दो का प्रोडक्ट है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, साफ दिख रहा है। a b का रिलेशन के मैं अच्छा ग्राफ भी खींचूंगा 50। यस, a b रिलेशन को डील करने का हमारे पास क्या तरीका है? डिफरेंशिएट, या तो डिफरेंशिएट कर लो या तो डेफिनेशन कर लो। एक ही तरफ है तो भी, या तो मैं अच्छा a को क्या लिखूंगा बताओ, यदि a को लिख के सोचना होगा तो वेरिएबल है तो लिखूंगा p/m v, कोई दिक्कत? a बराबर
A बराबर P बाई M, नीचे ही V, तो रिलेशन मिला। तो कैसे सोचूंगा? DA बाई DV कुछ नहीं देता, कैंसिल। बहुत करो तो V लिखोगे यार, V बराबर बताओ, V बराबर बताओ, V बराबर P बाई MA, V बराबर P बाई, हाँ तो कैसे सोचूंगा? DB बाई DA है, क्या देता है? कैंसिल हो गया, तो देता तो है नहीं है। अगला हमारा निशाना क्या होगा बताओ? डेफिनेशन रखते हैं, एक ही जगह रखते हैं, वैसे इसकी जगह भी रख सकते हैं। इसकी जगह तो एक ही रखोगे dx by dt, और इसकी जगह दो चीज में कोई भी रख सकते हैं, dv by dt या दोनों में से कौन सा रखना? दोनों में से कोई भी रख सकते हो, क्योंकि v पे डिपेंड कर रहा है ना। कोई दिक्कत आप लोगों को? एक आइटम एक तरह, dv एक तरह। अच्छा ऐसा मत करना कि dv इधर लेके चले आना, नीचे थोड़ी डिफरेंशियल फॉर्म करता है। तो क्या करोगे बताओ? m v dv बराबर p बाई, अच्छा p dt, अच्छा इसको भी हटा लेंगे आया, सही है। देखो तो P बाई M dt ऊपर V dv, कोई दिक्कत आप लोगों को? बोलो, कोई प्रॉब्लम? आगे बिना लिमिट कसम खाया खिलवाया ना आप लोगों को? बिना लिमिट के क्वेश्चन नहीं। बताओ टाइम मेंशन ना हो तो इनिशियल कितना करें? और पढ़ो स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे जनरल T और जनरल V, जल्दी से इसको सॉल्व, जल्दी, कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी। और सीखो, ये ध्यान दो कि देखो बहुत कठिन क्वेश्चन को अभी भी मैं उसी तरीके से डील कर रहा हूँ जो मैं सिखाया हूँ कि किसी भी रिलेशन को ऐसे ही डील किया जाता है, कितना भी कठिन क्यों ना हो। आप नहीं कर पाए, लेकिन मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ जैसे सिखाया हूँ। आप लोगों को मिला हुआ लिमिट भी रखा करो, कई बार लिमिट नहीं रखने पे गलत हो जाता है, ध्यान रखना। फिलहाल तो सही रहेगा अभी, ठीक है? तो यहाँ से मिला v बराबर √2p बाई m t टू दी पावर 1/2। क्या ठीक है? देखो तो क्या ठीक है? कितने लोग आ गए? बाकी सब नहीं आया क्या? और इसके बाद ये नहीं आया, इसके बाद ये नहीं आया, तो बल्कि ये सब मत पढ़ो, जाके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ो, ठीक है? इतना भी नहीं आता है। अच्छा इतने दिन तक पता नहीं चला तुम्हें कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स में कम से कम इतना जरूरत है, पढ़ाई लिखाई बेकार है तुम्हारा। ये आया एक VD रिलेशन, और सही में गौर करो, यदि मैं कहता ना कि कांस्टेंट पावर लग रहा है, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है, देन वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम एज, तो जानते हैं कौन सा आंसर सही है? हालांकि क्वेश्चन आरटी में आया नहीं है, लेकिन हो सकता आ सकता है, ठीक है? तो ये पॉइंट है जो आपको जानना है। आगे से हाँ बताओ, मेरे सामने VD रिलेशन है, याद है ना? या तो क्वेश्चन में रिलेशन दिया हो या तुम निकाले हो, डील करने का तरीका बदलता नहीं है।
तो बताओ इसको मैं कैसे सोचूं, बताओ पहले क्या सोचूं? डिफरेंशिएट तो सोचूं Yes, sir. dv by dt क्या देता है? Acceleration. हाँ, तो देखो एक्सेलरेशन मिल गया। लेकिन अफसोस कि वो पूछा नहीं है। लेकिन पूछा जा सकता है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? Yes, sir. चलो बता दो जल्दी से कि सही में एक्सेलरेशन पूछता जो आईटी में नहीं आया है, तो बताइए तो कौन सा सही है इसमें से? जल्दी करो, बताओ जल्दी से। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू टाइम पूछता तो क्या आंसर होता है? कौन सा ऑप्शन सही होता है? जल्दीबाजी में गलती मत करो, A गलत by 2 बनाएगा। सर सी होता C A by 2 बनाएगा। A by 2 बनाएगा। हाँ? Sir, time के respect में- A by 2 3 by 2 3 by 2 by 3 इंटीग्रेशन नहीं सर T डिफरेंशिएशन T minus 1 by 2 minus 1 by 2 इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या करना है? पावर dv by dt ना, तो पावर बगल में आता है और पावर में एक माइनस होता है। जल्दीबाजी में बच्चे इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? पावर बगल में आता है और पावर में एक माइनस होता है। कर देखो कौन सा आंसर सही है? ये सही है, डी। और ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है इस क्वेश्चन के लिए अच्छा है, भले ही आया नहीं है। देखो क्वेश्चन मैं वो नहीं हूँ कि डिस्प्ले हो जाएगा एक क्वेश्चन उसको बता दिया इसका ऑप्शन ये है, शॉर्टकट मेथड। मैथ्स में चल रहा होगा प्रैक्टिस, क्योंकि आया था तो वैसे ही कुछ था। एक फिजिक्स है, फिजिक्स में यदि आपको डिटेल नहीं आता है आप अप्रोच ही नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ। हाँ चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो डिफरेंशिएशन तो हो गया, मिला तो नहीं जो, तो दूसरा क्या कर सकते जब वो मिला ही नहीं? डेफिनेशन रखोगे तो रखे। v की जगह दो नहीं क्यों एक ही तरीका होता है रखने का, जानते हो क्या? ds by dt कह लो चाहे ds by dt कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात। सही है? केवल मैं घी की जगह रखा हूं, देखो ना, और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इंटीग्रेट करना है, डेफिनेशन रखा हूं बस। तो जब घी की जगह रखा हूं तो बाकी तो यही लिखा हूं ना, dt को इधर लेके जाओ। मेंशन ना हो तो चली गई दूरी कितना मानते हैं? 0 और टाइम 0। जनरल टी और जनरल एस, जल्दी से इंटीग्रेट, जल्दी करो। और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन का रिजल्ट निकालना है। आया क्या? कितना आया यार? x बराबर 2/3 अंडर रूट 2p/m t टू द पावर 3/2, ये आया है? तो अच्छा यही पूछा भी तो गया था, आंसर बताओ। आंसर है बी, राइटिंग में आया हुआ। लेकिन ये देखो ना, ध्यान दो जरा, वो प्रोपोर्शनल पूछा था, हम रिजल्ट निकाले। तो इसका मतलब यदि एग्जैक्ट कोई बात दे, कहे कि पावर p मैं दे रहा हूं, मास मैं m दे रहा हूं, p दे रहा हूं और m दे रहा हूं, और कांस्टेंट पावर है, तो बताइए सही में डिस्प्लेसमेंट और टाइम कैसे रिलेटेड है? तो यही रिजल्ट है, ठीक है? फिलहाल प्रोपोर्शनल है तो ये सही है। गॉट इट? समझ में आया आप लोग? ये तो मैं क्या क्या आप लोग बता दिया, वेलोसिटी कैसे प्रोपोर्शनल है, और एक्सप्रेशन लिखे ना, एक्सप्रेशन तुम लोग का ये आया होगा या डिफरेंशिएट किए होंगे तो
a बराबर ये पावर बगल में आ गया होगा, ये क्या है ना, ये भी देखो v t के कैसे प्रोपोर्शनल है, a t के कैसे प्रोपोर्शनल है और x t के कैसे प्रोपोर्शनल है, सब बताया। केवल वही नहीं बताया जो आईटी में क्वेश्चन आया। कुछ और पूछ लूं आपसे, देखता हूं आप लोग बता पाते हैं, अलग से पूछता हूं, देखता हूं कि कितने लोग बता पाते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टाइम एज, कौन सा ऑप्शन सही है? काइनेटिक एनर्जी सी, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टाइम एज, हैं? सी, कैसे? जब वो स्क्वायर हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर ना, 1/2 mv स्क्वायर ना, आप दे आंसर सी। कोई दिक्कत? अच्छा, और पूछ लूं? अच्छा, और पूछता हूँ, देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं। डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू v as, ऑप्शन यहाँ पे 4 को ऑप्शन दे देंगे। और v के टर्म में रहेगा ना यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू v as, दे दूं क्या? यहाँ पे लिख दूं? आंसर ए। अभी तो सब्स्टिट्यूट भी कर पा रहे हो। ये देखो, ये t टू द पावर 1/2 का क्यूब है, देखो t टू द पावर 1/2 का क्यूब है, t टू द पावर 1/2 भी है, देखो। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? एक काम करो ना, यहाँ से उठा के t लेकर रख लो ना यहाँ पे, तभी ना पता चलेगा यार। सब्स्टिट्यूट करोगे v के टर्म में तभी ना मालूम चलेगा, तो करके देख लो एक बार। वहाँ पर डेफिनेशन के आंसर आएगा v क्यूब आएगा, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े नहीं आए। डेफिनेशन में वहाँ पर भी तो कर सकते डेफिनेशन ही डालेंगे। हाँ, डेफिनेशन बोले मैंने, यहाँ से कर सकते नहीं? क्या पे यहाँ पे v dv by dx नहीं ना, देखो यहाँ जल्दी जाता ना, क्या लिख लेते यहाँ पे? v dv by dx, dx इधर करके देखो ना, डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ सर, वही आ रहा है। अरे पेन चला दो ना, बाकी लोग जल्दी करते हैं। यहाँ पे लिखो a की जगह लिखो v dv by dx, और dx उधर लेके चले जाओ, इंटीग्रेट करो, देखो डायरेक्ट आ जाता है कि नहीं। तुम्हें इंटीग्रेशन मिलेगा v स्क्वायर dv, मिल रहा है? तो इंटीग्रेट करो, v क्यूब हो जाएगा क्या? और पूछूं? हैं? हाँ, चलिए बताइए। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एज, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एज, यही पे देखो ना, 1/a, यही पे देखो, v proportional to a as a to the power -1। आने समझ में? यहाँ सोचोगे तो नहीं आएगा, यहाँ से करके देखो, यहाँ भी आएगा। और पूछूं? एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है,
डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एज सर सी वाला सर डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एज 1/8u Yes, sir. 1/8. a to the power minus 3 यस सर कैसे होना है t to the इसको इधर करो और इसको इधर लेके जाओ t to the power 1/2 1/a होगा यस सर करे देखो Yes, sir. इसको सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे a के टर्म में करके देखोगे 1/a क्यूब आएगा करके देखो अच्छा मैं इतना सारा क्यों कर रहा हूँ पता है ताकि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि जो आया हुआ है वो तो आ ही सकता है फिर से चांस कम है लेकिन कुछ भी आ सकता है और किसी भी चैप्टर का फर्क नहीं पड़ता क्वांटिटी का केवल नाम बदलता है तुम्हें क्या लगता है इस तरह की बातें करंट और चार्ज और पोटेंशियल और फील्ड में नहीं होता है ऐसा हर जगह होता है तरीका सीखना है और यही नहीं एक और चीज कई बच्चे किताबों में तुम्हें ये भी मिल जाएगा कहते हैं सुनो ध्यान से कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है ध्यान से कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है और कांस्टेंट पावर डिलीवर्ड है अब बताइए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ टाइम जहां कुछ भी जानते हो क्या करोगे मैं बताता हूं ये किए हो यस सर dt इधर लेके जाओगे इंटीग्रेट करोगे जहां जीरो लिखे थे इनिशियल वेलोसिटी वहां पर u लिख लेना और लेके आगे बढ़ना यस सर अब कुल ऐसे ही लेके आगे बढ़ना इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आएगा क्योंकि अब u भी तो उसी में आता रहेगा अलग से ऐड होके पकड़ में आ रहा तुम लोग क्या बोल रहा Yes, sir. हूं हम कर रहे हैं कि जीरो लिखे थे ना इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट तो वहां पे u लिखना पड़ेगा तुम्हें अब बहुत बड़ा बड़ा आने लगेगा चलो इसको बाद में करेंगे एक काम कर लेते हैं फटाफट इसको ग्राफ खींच लेते हैं जल्दी से आप लोग जल्दी से AT VT XT जो रखिए AT VT XT जल्दी AT VT XT जल्दी ये देखो स्टेप याद है आप लोगों को यस सर सबसे पहले क्या करना होता है क्या क्या पहले सबसे पहले एक्सिस बनाना होता है अगला स्टेप उसका नाम लिखना होता है पहले क्या बनाना होता है एक्सिस अभी उसका नाम अगला रिलेशन फिर रिलेशन है रिलेशन अगला सोचना होता है कि ये कर्व है कि स्ट्रेट लाइन है फिर कैसा लगा कर्व है यस सर क्योंकि पावर 1 और पावर 1 होता तब नहीं स्ट्रेट लाइन यस सर तो कर्व है तो खोपड़े में बिठा कर्व है अगला स्टेप बताओ कैसा खींचना है तो कैसे सोचना पड़ेगा कुछ पॉइंट है ना इसको ऐसे सोचेंगे तो ज्यादा आसान दिखेगा सभी लोग देखें ठीक है ये t बराबर 0 पे a इनफाइनाइट है देखो यस यस t बराबर 0 पे और t इनफाइनाइट पर a 0 इसके अलावा कोई ग्राफ नहीं होता है t 0 पर a इनफाइनाइट है और t इनफाइनाइट पर a 0 है जब t 0 हो रहा था तो वैल्यू इनफाइनाइट भागा है और जब t इनफाइनाइट हो रहा था तो टच करने जा रहा है एक्सिस को ये शेप याद रखो कोई चीज इनफाइनाइट होते होते 0 हो तो नीचे से 0 होता है तो ऐसे होता है और ऊपर से 0 होता है तो ऐसे होता है इसके अलावा सॉल्यूशन ही नहीं होता इसके अलावा तरीका ही नहीं 0 करने का कोई चीज इनफाइनाइट होते होते 0 हो y वाला 0 हो कोई चीज इनफाइनाइट होते होते तो ग्राफ नीचे से आएगा तो ऐसे होगा
ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे ही होगा। और ऊपर से आएगा तो ऐसे ही होगा, इसका तरीका ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे ही होगा। लास्ट में जाते जाते ये ग्राफ है, जल्दी से VT खींचो। ऐसा होगा। फिर से वही बात, एक्सिस बनाया, नाम लिखा और फिर मेरे सामने रिलेशन। जानते हो भले ही तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है, ये पैराबोला है। कैसे मालूम चला? आप पहले सर आपको बताया था कि पैराबोला पावर 1 2 होता है, ये 1 2 ही है। स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, तो यहाँ पे v के पावर 2 हो जाएगा, ये t के पावर 1 हो जाएगा। तो बताओ पावर क्या है? 1 2 है, तो ये है पैराबोला। अब बताओ पैराबोला तो किसके अबाउट है? जिसका पावर कम होता है। तो बताओ t के अबाउट है कि v के अबाउट है? तो t के अबाउट मतलब ऐसे, लेकिन यहाँ की यहाँ की यहाँ की यहाँ की यहाँ की यहाँ, ये सब नहीं बात। तो पता करना पड़ेगा ना, तो कुछ पॉइंट पता करते हैं। t0 पे v बताओ, और किसके अबाउट बनाना जानते ही हो? xt ऐसे बनेगा। जल्दी से xt बनाओ। जल्दी से xt बनाओ। xt बनाने के लिए पहले क्या करोगे? एक्सिस बनाओगे और नाम लिखोगे, कर दिया। अगला है रिलेशन, ये तुम्हारे सामने है। और ये जो लिखा हुआ है उसे घबराना नहीं, ये सब कांस्टेंट है। पावर ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? कर्व है, क्योंकि पावर 1 1 के अलावा स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है, तो कर्व है। अगला है कर्व में कैसा शुरुआत, तो 0 0 से होगा। ले यहाँ शुरू होगा, t बराबर 0 पे x बराबर 0। दिक्कत किस बात की है ये नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा बहुत लहराते हुए तो जाएगा, साइन कॉस तो है नहीं, पॉलिनोमियल है। हाँ तो जल्दी से बताइए, x की तरफ मोड़ दें, x की तरफ मोड़ दें कि t की तरफ मोड़ दें? x की तरफ। जिसका पावर कम होता है वो तेजी से भागता है, उधर की तरफ चिपक जाता है ग्राफ। पैराबोला में भी था, हालांकि ये पैराबोला नहीं है, पैराबोला नहीं है, लेकिन थ्योरी ये है कि जिसका पावर कम होता है उसकी तरफ ग्राफ चिपक जाता है, वो ज्यादा तेजी से भागता है। मन में वैसे ये आता है कि जिसका पावर ज्यादा होता होगा वो तेजी से भागता होगा, लेकिन जानते हो क्यों जिसका पावर कम होता है वो तेजी से भागता है, उसकी तरफ चिपक जाता है? क्योंकि जब कोई वैल्यू यहाँ रखोगे ना, तो पावर ज्यादा जो मिलेगा होने के बाद वो तो दूसरे का मिल जाएगा यार, वैल्यू नहीं समझ में आया। हम करें पावर 10 है और तुम 10 रखे यहाँ पर, तो भयंकर क्वांटिटी जो मिलेगी वो x की t की थोड़ी हो, तो वो तो दूसरा ना हो जाएगा, तो कौन तेजी से भागेगा? x ना। ये देखिए जल्दी से काइनेटिक एनर्जी टाइम खींचो, फिर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टाइम खींचो, याद है वो तो? अच्छा क्वेश्चन है ये, मालूम चला। अच्छा ये देखो ना, और चार ऑप्शन बना लिए तो 1 2 3 4। अच्छा 4 ऑप्शन बना है ना? तो कौन सा सही है इस पे डिपेंड करता है हम पूछे क्या है। इससे सीखो कि हम पूछे क्या है। जैसे मान लो चारों ग्राफ में VT लिखा है ना, चारों ग्राफ में क्या लिखा है? तो मैं कहूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा सही है? तो चारों ग्राफ में कौन सा सही है? सब जगह एक
ये वाला सब जगह केटी केटी लिखा है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो अभी तो खटाखट बता रहे हो, ये भी तुम्हारे सामने है ना। अच्छा मान लो जैसे एटीवी जैसे लिखा है मल्टीपल चॉइस, कैसे चॉइस, तब कौन सा सही है? चारों सही। अरे यार यहाँ पे एटी और यहाँ पे एटी थोड़ी लिखा है, बीटी ही लिखा है भाई। यहाँ एटी लिखा है, यहाँ बीटी लिखा है, यहाँ एक्सटी लिखा है, यहाँ पे केटी लिखा है। अब कहेगा कौन मल्टीपल मोड एंड नॉन में भी करेगा, तो आंसर क्या है? ए बी सी डी सबसे। तो मल्टीपल चॉइस का अलग से प्रैक्टिस नहीं किया जाता, ठीक है? ना ही इंटीजर टाइप का अलग से किया जाता है और ना ही पैसेज का किया जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं उसी में सब तीनों रहता है। आप पढ़ेंगे उसी में से रहता है भाई। इसी में केवल मैं VT लिख दूंगा तो सिंगल चॉइस है, और यही कुछ अलग अलग लिख दिया तो मल्टीपल चॉइस है। तो तुम्हारे पास यदि अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, सब पढ़े हो तो करोगे, नहीं करोगे। पैसेज क्या होता है मालूम है? एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पे एक तो दे के 3 पूछ देते हैं, 3 क्वेश्चन पूछते हैं तो हम 3 ही बताते हैं, हम तो एक में 50 बताते हैं। तो पैसेज वही है ना, नया क्या पैसेज की तैयारी कर लोगे? इंटीजर टाइप का अलग होता है, और ऑप्शन मत दो, इंटीजर है ऑप्शन मत दो। बताया कैसे इंटीजर का प्रैक्टिस कराए, देखो इंटीजर का प्रैक्टिस 2/n अंडर 2p by n e to the power 3/2x ना, then value of n is। तो जो रिजल्ट आया है किसी इंटीजर को हटा के वहां पे क्या लिख दो? n। इंटीजर को जो कहीं इंटीजर है ना एक्सप्रेशन में, उस इंटीजर को हटाओ, वहां पे क्या लिख दो? आप कहो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, बताओ इंटीजर टाइप का हो गया कि नहीं? तो यही इंटीजर टाइप नया कर लोगे। बहुत सारे सर जो किताब है बड़ा बढ़िया इंटीजर टाइप का है इसमें। अरे कुल किताब ही इंटीजर टाइप का होता है भाई, सारा क्वेश्चन में इंटीजर टाइप का होता है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? अच्छा हो यदि जल्दी से सभी लोग एक्सप्रेशन फटाक से निकाल देंगे 1 मिनट के अंदर। यदि इनिशियल वेलोसिटी u दिया होता, केस मतलब केस, इनिशियल वेलोसिटी u is given, ऐसे लिखो केस बना के स्टडी, केस स्टडी। इनिशियल वेलोसिटी u is given, इनिशियल वेलोसिटी u लिखो, केस बना के लिखो, इनिशियल वेलोसिटी u is given, और क्वेश्चन यही चल रहा है, यही सब कंटिन्यू है। अब क्या करेंगे बताओ? मैं चाहता हूं कि आप लोग एक्सप्रेशन लिखें, ये सब ग्राफ भी नहीं होगा। फार्मूला है ये। अच्छा ये फार्मूला है, ये हमेशा लिखा जाता है, ये भी हमेशा लिखा जाता है, ये भी, ये जो लिखा हो ये कहीं भी यही लिखा जाता है। पता है ये 1D के लिए खासकर, नहीं तो डॉट होता है। मैं 1D में 1D मोशन की बात करूं, 1D तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब तीनों जनरल है, तीनों लिख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, सही है? यस सर। सही है? ठीक लिखा हूं? इंटीग्रेट करने जा रहा हूं।
इनिशियल वेलोसिटी u जब टाइम 0 था, Yes, sir. मेंशन ना हो तो इनिशियल टाइम क्या माना जाता है? और वेलोसिटी तो u दिए थे। Yes, sir. जनरल v और जनरल p, बताओ लेफ्ट में कितना? pt by m और राइट में कितना? v स्क्वायर by 2 minus u स्क्वायर by 2। Yes, sir. ठीक है क्या? बताओ v जल्दी से बताओ कितना आया? v बराबर अंडर रूट 2 pt by Yes, sir. कहा था ना कि अब बहुत बड़ा बड़ा बुलाएगा, मजबूरी है। अब क्या करें मालूम है, हमारे पास रिलेशन है v और t का, बाकी सब कांस्टेंट है। v की जगह लिखेंगे, अच्छा इस रिलेशन को कैसे देखा जाएगा? पर डिफरेंशिएशन dv by dt करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, dv by dt करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये पूछेगा तो। और दूसरा क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन रख सकते हैं, और dv by dx नहीं जरूरत है। दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन रख सकते हैं, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? dx by dt। dx बराबर अंडर 2 pt by a plus u स्क्वायर dt। पता है इसके बाद हाँ t बराबर 0 पे चली गई दूरी 0, जनरल t पे जनरल x। जब जब फिजिक्स में ऐसे लिखा जाता है, जब जब जहां जहां लिखा जाता है, उसके बाद यदि नहीं आता है इसमें तो आपको मैथ्स वाला सेक्शन नहीं आता है, इसीलिए मैं यहीं पे इसको छोड़ना चाहता हूं। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. 12th के लिए ये बहुत ही आसान है, लेकिन अभी के लिए आप लोगों के लिए ये पता नहीं क्या अब आगे बढ़ता है, तो यहीं पे फिजिक्स खत्म हो गया। और आज क्लास में खत्म करने क्या? Yes, sir. चलो आज क्लास में खत्म हो गया। होमवर्क Yes, sir. होमवर्क लिखो जरा, लिखो। If windmill, यदि आपने कहा है वो क्वेश्चन, if windmill converts, if windmill समझते हैं आप लोग? क्या कहिए? पवन चक्की। If windmill converts a fraction of kinetic energy of air if windmill converts a fraction of kinetic energy of air into electrical energy, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं पवन चक्की से। सोचिए कितना हम लोग की लाइफ से कितना रिलेटेड फिजिक्स है। If windmill converts a fraction of kinetic energy of air into electrical energy, then power developed proportional to V as, then power developed to proportional to V of air, velocity of air as। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, आईटी में आया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया? ये जो पवन चक्की होता है, 3 प्लेट होते हैं उसमें, देखोगे एयर फ्लो हो रहा है, फिर उसका अच्छा जो लिखवाया गया है एग्जैक्टली यही होता भी है। एयर का काइनेटिक एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही होता भी है। और उसी को बताना है कि कौन सा सही है। चलिए अगली क्लास में देखते हैं आगे बढ़ के।